जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से ईडी को मिसयूज करके भाजपा के लोग उसको ऐसा टूल बनाया, वो भी सिर्फ विपक्षियों के लिए, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत जज साहब ने कहा कि ये इलीगल माना गया है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक झूठी मनगढ़ंत एक कंप्लेंट की गई थी एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कोर्ट किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं सुनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया क्योंकि कोई एफआईआर नहीं थी। हाँ, मेन बात यही है। बाकी बातें बाद में कि ईडी चाहे तो अपनी जांच को आगे कंटिन्यू कर सकती है। ईडी चाहे तो अपनी जांच कंटिन्यू कर सकती है, ईडी चाहे तो अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है और कोर्ट से जो राहत मिली है उसके बाद में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो भी आरोप गांधी परिवार पर लगाए गए थे नेशनल हेराल्ड के मामले में, कोर्ट ने उन आरोपों को खारिज किया। ईडी की तरफ से जो तथ्य रखे गए थे उन तथ्यों को भी उन्होंने नजरअंदाज किया। जो बड़ी राहत मिली है उस पर वकीलों का भी बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं इस पर जरूर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ी राहत गांधी परिवार को मिली है, कैसे देख रहे हैं सर आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसी मुद्दे को लेकर तमाम एलिगेशंस जो हैं वे कांग्रेस पर लगाए थे और गांधी परिवार पर लगाए थे। देखिए बिल्कुल राहुल जी, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के कह सकते हैं कि जो भी आरोप थे बीजेपी की तरफ से और तमाम कह सकते हैं नेताओं की तरफ से लगाए गए, लेकिन अब जब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले से गांधी परिवार या राहुल गांधी, सोनिया गांधी को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो बिल्कुल ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी का जाहिर करने का एक मौका। और इसी एवज में कांग्रेस जो नेता हैं, बड़े ओहदे पर बैठे हुए नेता हैं, वो लगातार बीजेपी को सवालों के निशाने पर ले रहे हैं कि भाई आप जिस तरह के आरोप लगाते थे उन आरोपों में लेश मात्र की सच्चाई भी नहीं निकली। कोर्ट ने ये तक कह दिया कि जो ईडी ने कहा है या जो तथ्य पेश किए हैं वो जो है इस पूरे मामले में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आधार देते हों, इसीलिए इस मामले को पूरी तरीके से कोर्ट ने भी खारिज कर दिया कि भाई ये कोई मामला बनता ही नहीं है। तो यहाँ से अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, बीजेपी इसके ऊपर क्या सफाई पेश करती है, और साथ में राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले के ऊपर अपना पक्ष रख रहे थे, ईडी के सामने भी पेश हुए थे और तब भी हमने देखा काफ़ी हंगामा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया था। तो ये अब जिस तरह से उनको एक जीत मिलती हुई नजर आ रही है, उससे किस तरह की राहत मिलेगी आने वाले चुनावों में, इस जीत को या इस पूरे मामले को किस तरह से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेता जो हैं वो अब कह सकते हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। क्योंकि जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं उनमें जीत मिलती है तो जो भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो अपने लिए एक माहौल बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। और अभी से देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के चाहे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या और तमाम लीडर्स हो, इस मामले के ऊपर बीजेपी और खासकर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इस पर वकीलों की भी एक प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये रिपोर्ट आप। जी, जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से ईडी को मिसयूज करके भाजपा के लोग उसको ऐसा टूल बनाया, वो भी सिर्फ विपक्षियों के लिए, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत जज साहब ने कहा कि ये इलीगल माना गया है कि किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट के बिहाफ पर हम कोर्ट में ट्रायल नहीं चला सकते। तो इसीलिए जज साहब ने कॉग्निजेंस नहीं लिया और फर्दर ईडी को ऑर्डर्स किए हैं कि ईडी अकेले ही क्यों इस केस पे इन्होंने कार्रवाई की, सीबीआई और तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों ने इस पर कोई एफआईआर नहीं की, तो ये बेबुनियाद और बेसलेस माना गया। इस वजह से कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया और ईडी को फर्दर आदेश किए हैं कि 16 जनवरी की अगली तारीख पे अगर आप कोई सबमिशंस करना चाहते हैं तो आप करें। और ईओडब्ल्यू के केस में इंफॉर्मेशन अलाउ किया और इसमें कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। जो एफआईआर ईओडब्ल्यू ने की है, इस चार्जशीट के मद्देनजर या उसके संदर्भ में उस पर कोई भी उसका संज्ञान लेने से भी मना कर दिया कि प्रीमेच्योर स्टेज होगा और उसके बारे में कुछ कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना ट्रायल के अगर हम किसी चीज़ को एडवांस, तो वो टोटली पॉलिटिकल हो जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल केस के तहत इसको देखा गया और प्राइवेट कंप्लेनेंट को इलीगल माना गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि इस पर केस में मतलब इस केस में कोई दम ही नहीं बचा।
इट वॉज टोटली बेसलेस। देखिए, निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकता, और इसलिए उसको जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कंप्लेंट की थी उसको नल एंड वाइड माना है, और इसके लिए ढोल की पोल खुली है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर, कोर्ट ने अपने जो ओरल जो प्रोनाउंसमेंट था उसमें कहा कि सीबीआई ने इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं करा, इस वजह से ईडी को जो है कंप्लेंट के आधार पे अपना प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना पड़ा। क्या बात थी सर जो जज साहब ने बोली? देखिए, बहुत सारी दलीलें होती हैं, मैं दलीलों पे नहीं जाऊंगा, पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक झूठी मनगढ़ंत एक कंप्लेंट की गई थी एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कोर्ट किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं सुनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सर, अभी क्या जांच का जो दायरा है या जो स्कोप है ईडी के लिए कोर्ट ने खुला रखा है? आज के दिन की बात मैं यही कहना चाहता हूं कि न्याय मिला है, और इस न्याय के ऊपर हम यही कहना चाहेंगे कि आज भी देश में न्याय जिंदा है। आज जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, इसमें यही क्या है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कंप्लेंट करी थी उसके बेस पे ईडी ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो इसलिए ये मेरिट पे अभी टच नहीं किया है। ईडी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। सर, जो आज मूल बात है, द मेन डिसीजन जो कोर्ट ने दिया है, कोर्ट हैज डिक्लाइंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडीज प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट। व्हाट इज दैट करेक्ट? मेन यही है, जो कंप्लेंट का जो स्वामी जी ने जो दी थी उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये ईडी अगर एफआईआर दर्ज करती तो आज ये डिक्लाइन नहीं होता। संज्ञान लिया या नहीं लिया? कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया क्योंकि कोई एफआईआर नहीं थी। हाँ, मेन बात यही है, बाकी बातें बाद में कि ईडी चाहे तो अपनी जांच को आगे कंटिन्यू कर सकती है। ईडी चाहे तो अपनी जांच कंटिन्यू कर सकती है, ईडी चाहे तो अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। ईओडब्ल्यू की जो एफआईआर जो फ्रेश रजिस्टर हुई है उसको बेसिस बना के भी ईडी अप्रूव आके कंटिन्यू। ईडी स्वतंत्र है, ईडी को कोई रोक नहीं है कोर्ट की तरफ से। ईडी चाहे जो है वो कर सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने विस्तार से दिखाया। असर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे कि कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा है, जो फैसला उनका आया है जिसमें राहत मिली है, अब पीएम मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। और संसद में भी सर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, चुनाव आयोग को लेकर मामला गरमाया हुआ है, मनरेगा का जो नाम बदला गया है उस पर सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, जाहिर बात है क्योंकि कई मुद्दे इस समय कांग्रेस पार्टी के हाथों में आते चले जा रहा है। एसआईआर के ऊपर तो हमने देखा संसद में किस तरह से राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेसी खेमे के लोग थे वो सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए। हमने देखा किस तरह से प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ तरीके से बीजेपी के ऊपर हमला किया। वैसे में नेशनल हेराल्ड मामले में अगर राहत मिलती है या राहत मिली है तो इसको लेकर जरूर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर बीजेपी को घेरने का काम करेंगे। चूंकि 19 तारीख को संसद का इस शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन होगा, तो उससे पहले क्या कोई बड़ी रणनीति अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बना सकती है बीजेपी को घेरने की या सत्ता पक्ष को घेरने की? तो अब बिल्कुल इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी जरूर आगे बढ़ी, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मामले के जरिए कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रही है। अब जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर राहत मिल रही है तो बिल्कुल कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी के नेताओं के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ेंगे। और देखिए बाकायदा जैसे कि सर ने भी बारीकी से बताया कि इस पूरे मुद्दे पर जहां अब बीजेपी जो है वो फ्रंट पर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा गया है और बीजेपी के मुख्यालय पर कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया। लेकिन ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो संसद में उठाए गए हैं, क्या उन मुद्दों का निष्कर्ष निकल पाएगा? सर, एक छोटा सा सवाल रहेगा कि चुनाव आयोग को लेकर भी बात कही जा रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि जो दिग्विजय सिंह है जब वो संसद में पहुंचते तो एक मोटी सी डायरी उनके पास रहती है। वो कहते हैं कि देखिए हमने कितनी सारी चिट्ठियां लिखी हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा अखिलेश यादव जो है वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं, एसआईआर को लेकर बात करते हैं कि भैया एसआईआर के जरिए इतने सारे जो नाम हैं उसको काटे जा रहे हैं। ये सब चुनाव आयोग का खेल है ताकि चुनाव के दौरान बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। देखिए बिल्कुल राहुल जी, क्योंकि हमने देखा 14 तारीख को जिससे दिल्ली के अंदर आमले मैदान में कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक पूरा जनसभा बुलाई, तमाम लोगों को बुलाया, तमाम लोगों के सामने जिस तरह से बीजेपी की तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं, तमाम जो सरकार के कदम हैं उनके ऊपर तीखे हमले करते हुए खासकर एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमला किया कि चुनाव आयोग जिस तरह मूक दर्शक बना हुआ है, तमाम सबूत देने के बाद भी आखिर कोई भी जो है जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। आप देखें राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि भाई एक घर में 500 600 लोग कैसे थे, इसके ऊपर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये तक कहा कि एक
ब्राज़ील की जो मॉडल है उसके फ़ोटो कह सकते हैं कि जो चुनाव के लिए जो एक तरीके से दिया जाता है उसमें कैसे उसका नाम आ जाता है, कैसे उसका फ़ोटो आ जाता है और 20-20 जगह से कैसे वो वोट डालती हुई उसके नाम पर लोग वोट डालते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू थे जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी ने, तमाम कांग्रेसी नेताओं ने प्रहार किया। अब जबकि संसद के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं एसआईए के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी मुखर होकर बीजेपी को तमाम सवालों में घेरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जो नेशनल हेराल्ड का मामला है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रहार करती हुई नजर आएगी। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने बचाव में क्या कहती हुई दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये अब वाकई देखना होगा कि जो तमाम जो सवाल संसद में खड़े किए गए हैं, चाहे वो एसआईआर को लेकर हो या चुनाव आयोग पर, क्या आखिरकार उस पर कुछ बड़ा होगा या फिर ये जो मुद्दे हैं ये ऐसे ही चर्चाओं का विषय बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।